स्टूडेंट्स देखो तो कल तक हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉप आउट रेट्स तक पढ़ लिए थे, मतलब ठीक है कि ड्रॉप आउट रेट्स को कम करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने क्या चालू करी है, सर्व शिक्षा अभियान चालू करी है, ठीक है। जिससे क्या किया जा सके कि और सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू वो क्या करेगी कि जो 6 से 14 साल तक के जो भी बच्चे हैं उनको वो जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, ठीक है, जो शुरुआती जो शिक्षा है वो देगी फ्री में। इट इज़ अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स। और ये जो है एक टाइम बाउंड का मतलब ये होता है कि एक कुछ निश्चित समय के लिए जो है ये पहल है किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और इसमें पार्टनरशिप कौन कौन होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट होगा, लोकल गवर्नमेंट होगी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार होगी, ठीक है। और लोकल गवर्नमेंट मतलब जो आपकी पंचायत वगैरह हो गई, ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई, तो ये सब, ठीक है, इसमें इनके साथ पार्टनरशिप ये करेगी। एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और इनका जो मेन गोल है वो क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को अचीव करना। इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो सभी तक पहुँचे, ये इनका मेन गोल है। अलॉन्ग विथ इट ब्रिज कोर्सेज आर एंड बैक टू स्कूल कैंप्स हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके साथ में कुछ ब्रिज कोर्सेज मतलब कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज भी कराए जाएंगे, ठीक है। और बैक टू स्कूल कैंप्स जो है वो लगाया जाएगा, ठीक है। मतलब जो बच्चों ने जो स्कूल छोड़ चुके हैं उनको क्या किया जाएगा, वापस से स्कूल में जो है वो उनका नामांकन किया जाएगा, एनरोलमेंट किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन टाइप का किया जाएगा और उनको एजुकेशन दी जाएगी। मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू एनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। फिर उसके बाद मिड डे मील स्कीम भी जो है वो भी लागू की जाएगी, ताकि इससे क्या हो सके कि एक तो बच्चे जो है वो स्कूल आएंगे एटलीस्ट, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि बच्चों में जो है थोड़ा न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो इम्प्रूव करवाना है। मतलब कुपोषण जो है आप लोगों ने सुने होंगे, कुपोषित, ठीक है। तो कुपोषित मतलब न्यूट्रिशनल लेवल जो है अगर कम हो जाता है तो बच्चों का जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाता है। तो स्कूल में अगर जैसे मिड डे मील स्कीम चलेगी, मतलब दोपहर का भोजन वाली जो एक स्कीम चलती है गवर्नमेंट स्कूल में, तो उसके तहत तो एक तो बच्चे जो है स्कूल में आकर के पढ़ेंगे, दूसरी चीज़ उनको खाना अगर वहाँ से मिलेगा स्कूल से तो एक न्यूट्रिशनल लेवल जो है उनकी बॉडी में बना रहेगा, ठीक है। दिस पॉलिसीज कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो पॉलिसीज़ है वो लगभग लिटरेट पॉपुलेशन जो है इंडिया में उसको बढ़ाएगा, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि 12th प्लान एंडेवर्ड टू रेज द कंट्रीज क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 ईयर्स टू 25.2% बाई 2017 to 18 एंड टू रेज द टारगेट ऑफ 30% बाई 2020-21। फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको भी बढ़ाना है। क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब ये होता है बेटा कि जो अभी हम लोगों ने देखे थे कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको जो एजुकेशन दी जाती है वो होती है एलिमेंट्री एजुकेशन। अब जो 18 से 23 साल तक के जो लोग हैं, ठीक है, उनको हायर एजुकेशन जो है वो बढ़ाना है। उसका रेशियो जो है वो कहलाता है क्या, क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 2017 से 18 के समय लगभग 25.2% जो है हमारा क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था। मतलब 18 से 23 साल के मान करके चलो आपके देश में, जैसे इंडिया है, इंडिया में मान के चलो 100 लोग हैं, ठीक है, जो 18 से 23 साल के हैं, ठीक है। और इसमें से भी 100 में से सिर्फ मान करके चलो 2017 से 18 में सिर्फ 25 लोग जो है उन लोगों ने क्या किए, अपना हायर एजुकेशन मतलब वही 10th और 12th ये सब कंप्लीट किए, ठीक है। अब उसको जो है वो बढ़ा करके कितना करना है, तो 2020 से 21 तक का हमको करना है कितना, 30%। ये टारगेट रखा गया था 12th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है। तो जो 18 से 23 साल तक के जो बच्चे उनको शिक्षा देना क्या कहलाता है, क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। फिर द स्ट्रेटजी फोकसेज ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी, एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद बोल रहा है कि ये जो स्ट्रेटजी है इसके ऊपर मतलब इस स्ट्रेटजी के थ्रू किस किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो जो करिकुलम मॉडिफिकेशन है, वोकेशनलाइजेशन और नेटवर्किंग, ये सब जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इन सब के ऊपर उसके ऊपर क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा इससे। द प्लान ऑल्सो फोकसेज ऑन डिस्टेंस एजुकेशन। फिर ये जो प्लान है इसके तहत 12th 5 ईयर प्लान के तहत जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसके ऊपर भी फोकस किया गया। जो कन्वर्जेंस है फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस और IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, उसके ऊपर भी फोकस किया गया। ओवर द पास्ट 50 ईयर्स देयर has been a significant growth in the number of university and institutions of higher learning in specialized areas। तो अगर हम देखें तो कुछ पिछले मतलब कुछ सालों से अगर हम देखें तो जो नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ और जो इंस्टीट्यूट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है।
ऐसा अलग अलग एरियाज़ में जो है उन लोगों ने अपने कोर्सेज जो है वो स्टार्ट कर दिए। तो लेट अस रीड द टेबल टू सी द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स फ्रॉम 1951 टू 2015 टू 16। तो ये हमको टेबल है ऊपर में दिया हुआ है, जिसमें कुछ कितने क्या क्या कॉलेजेस और स्कूल्स है 1951 से 2018-19 तक। तो देखो ये दिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हो ऐसे, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जैसे 1951 से 51 में 50 से 51 में जो नंबर ऑफ कॉलेजेस थे वो थे 750 और यूनिवर्सिटीज़ कितनी थी 30 थी, ठीक है। स्टूडेंट्स थे 2,63,000 और टीचर्स जो थे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में होते सिर्फ 24,000। फिर 90 से 91 में जो है नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ करके हो गए 7,346, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं 10 गुना कॉलेजेस बढ़ गए, ठीक है। और नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ भी जो है वो कितनी हो गई 5 गुना हो गई एक तरीके से, ठीक है, या 6 गुना बोल सकते हैं हम, क्योंकि 177 हो गई, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स जो है वो 49,25,000 हो गया और टीचर्स और जो यूनिवर्सिटीज़ में जो और कॉलेजेस में थे वो कितने हो गए 2,72,000। तो ये बढ़ोतरी देखी गई। फिर वही है कि मतलब ये दिया हुआ है कि कितने कितने क्या क्या टीचर्स हो गए हैं हमारी इसमें, ठीक है। तो ये HRD मिनिस्ट्री जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, इसके द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से मतलब यहाँ टेबल निकाल दी गई है, ठीक है। अभी जो HRD मिनिस्ट्री है उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो HRD मतलब क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल करके अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। तो ये भी तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है, इसी साल हुआ है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि डिस्कस द टेबल इन द क्लासरूम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बेटा ये इसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना है और ये क्वेश्चन आंसर्स को आपको खुद से विजुलाइज करके लिखना है इसमें। तो इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉलेजेस एडिक्वेट टू एडमिट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये बोल रहा है जो नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ रहे हैं वो क्या पर्याप्त है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं उनके लिए। दूसरी चीज़ ये बोल रहा है डू यू थिंक वी शुड हैव मोर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़। क्या आपको ये ऐसा लगता है कि हमको और ज़्यादा नंबर होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के। फिर उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट इज़ द इंक्रीज नोटिस अमॉन्ग द टीचर्स इन द ईयर 1998 से 1999 में कितने टीचर्स की संख्या बढ़ी है ये बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद आपका आइडिया क्या है फ्यूचर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, तो ये वो बोल रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम हेल्थ के ऊपर, ठीक है। तो अभी हमने एजुकेशन की तरफ ध्यान दिए, अब देखो हेल्थ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट, डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस्ड टू एम्प्लॉय पीपल who might not work efficiently as healthy workers because of ill health। तो ये बोल रहा है कि देखो कोई भी फर्म क्या चाहिए, मतलब कोई भी कंपनी क्या चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। अब ये बोल रहा है कि क्या आप ये सोचते हो कि कोई भी जो कंपनी है, मतलब कोई भी जो फर्म है, ठीक है, वो ऐसे एम्प्लॉयज़ को रखेगी जो अच्छे से काम नहीं करते हो या जिनकी तबीयत खराब है, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है नहीं रखेगी। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी, ठीक है। तो जो हेल्थ होती है किसी भी पर्सन की वो उसके पोटेंशियल को जो है वो रियलाइज़ करवाती है, ठीक है, कि उसमें क्या क्या क्षमता है, क्या उसकी एबिलिटी है, ठीक है। तो ये वहाँ पर दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पर क्या दिया है कि हेल्थ सेंटर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर दिया है कि चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन क्यू फॉर हेल्थ चेकअप, ठीक है। तो ये एक डायग्राम है, ये हेल्थ सेंटर लिखा है और यहाँ पर बच्चे जो है वो एक लाइन से खड़े हैं और अपनी हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, ठीक है। फिर ये बोल रहा है इधर अभी थोड़ा नीचे बाद में आएंगे। फिर उसके बाद फाइट इलनेस, तो वही बोल रहा है कि मतलब जब अगर आपकी तबीयत ठीक रहेगी तभी आप क्या कर सकते हो, बीमारियों से लड़ सकते हो, अगर आपकी इम्यूनिटी वगैरह अच्छी है तो। ही और सी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज और हर आउटपुट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंडीड हेल्थ इज एन indispensable basis for realizing one's well-being. Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country, ठीक है। तो हेल्थ जो है वो एक इंडिस्पेंसिबल बेसिस है किसी भी व्यक्ति के अच्छा होने के लिए, इसलिए जो इम्प्रूवमेंट है हेल्थ स्टेटस पॉपुलेशन की वो प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी देश की। हमारी जो नेशनल पॉलिसी है उसका खुद का जो एम है वो ये है कि वो जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो सभी को प्रोवाइड करे, ठीक है। फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस विद अ स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। और वो ऐसे उनका जो टारगेट है वो ऐसे लोगों को है जो अंडर प्रिविलेज है। अंडर प्रिविलेज मतलब जिनके पास पैसे नहीं है, एक तरीके से जो गरीब तबके के जो लोग हैं, ठीक है। तो उनको जो है टारगेट किया गया कि उनको जो है एक तरीके से अच्छे से न्यूट्रिशनल सर्विस और फैमिली वेलफेयर और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। ओवर द लास्ट 5 decades इंडिया हैज़ बिल्ट अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये बोल रहा है कि पिछले 50 सालों में इंडिया ने जो है बहुत ही एक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया है, लेकिन अभी जो है
आप लोग खुद ही सोचो, अभी जो कोविड-19 वाली सिचुएशन थी, तो क्या यहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा हुआ है? ठीक है, तो एंड इज ऑल्सो डेवलप द मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी, और उसने जो है मैन पावर भी डेवलप किया है जो कि शुरुआती स्टेज पे चाहिए होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर जो है गवर्नमेंट के उसमें, एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो ये बोल रहा है कि दिस मेजर्स विच हैव बीन अडॉप्टेड हैव इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू ओवर 68.3 ईयर्स इन 2014। तो ये बोल रहा है कि अगर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है तो उसी के कारण हमारी जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन प्रत्याशा वो कितनी हो गई, 68.3 ईयर्स हो गई है 2014 में। इसका मतलब क्या है, कल ही मैंने बताया था लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि बेटा जो भी ये एवरेज एज होती है किसी भी पर्सन के जीने के लिए वो होती है 68.3, ये इसका मतलब है। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज कम डाउन फ्रॉम 147 इन 1951 टू 34 इन 2016। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी कम हो गया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी क्या होता है, तो देखो जैसे जब माँ जब बच्चे को जन्म देती है और वो बच्चा जो है 0 से 6 वर्ष के बीच में अगर कभी सपोज उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो कहलाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो 1951 में जो है लगभग 1000 में से 147 बच्चे ऐसे मर जाते थे, वो बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब वो क्या हो गया एक तरीके से 2016 में सिर्फ 34 हो गया, तो एक तरीके से कम हुआ है। तो ये इसके पीछे भी क्या रीज़न है, क्योंकि हमारे जो हेल्थ मतलब सेक्टर है वो क्या हुआ है, उसमें हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है क्रूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप्ड टू 20.4। फिर उसके बाद बर्थ रेट्स भी जो है वो 20.4 पर ड्रॉप हो गए हैं। डेथ रेट्स जो है वो 6.4 है। ठीक है, विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इंप्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर आर यूजफुल इन असेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। तो देखो अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जा रही है और जो चाइल्ड केयर में अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो ये एक फ्यूचर प्रोग्रेस होगी किसकी, कंट्री की। इंक्रीज इन लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस। Reduction in infant mortality involves the protection of children from infection, ensuring the nutrition of both the mother and the child and child care. फिर देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, तो डेथ ऑफ अ चाइल्ड बिलो 1 ईयर ऑफ एज। तो 1 साल के अंदर में अगर किसी बच्चे की डेथ हो जा रही है तो वो कहलाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फिर बर्थ रेट क्या होता है, तो बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो 1 साल में जो 1000 बच्चों के ऊपर जो मतलब लगभग 1000 पेरेंट्स जो बच्चों को जन्म देते हैं वो कहलाता है क्या, एक तरीके से 1000 बच्चों का जो जन्म होता है वो कहलाता है बर्थ रेट। और डेथ रेट इसका अपोजिट हो जाएगा कि 1000 लोगों पर कितने लोग जो है वो मतलब डेथ हो रही है जिनकी 1 साल में, वो हो जाएगा डेथ रेट। फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि स्टडी टेबल 2.2 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। परसेंटेज जो है मतलब कितना परसेंटेज बढ़ा है, ठीक है, डिस्पेंसरीज का। डिस्पेंसरीज मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, जो दवाई खाने, ठीक है, दवा खाना जो है वो डिस्पेंसरीज कहलाती है। तो 1951 से 2015 में कितने डिस्पेंसरीज बढ़े हैं, ठीक है, ये टेबल 2.2 को देख करके बताओ बोल रहा है। फिर परसेंटेज जो है जो डॉक्टर्स का जो परसेंटेज है डॉक्टर्स और नर्सेज का वो कितना हो गया 1951 से 2015 ये भी बताओ बोल रहा है। तो ये है टेबल। अब ये देखो ये डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स तो 2013 में थे 29,274, ठीक है। फिर ये 29,715 हुआ 2014 में। 2015 में ये 29,957 हुआ, 2016 में 30,044 हुआ और 2017 में जो है ये हो गया 31,641। PHC की बात करें तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो गया ये, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स 1,81,000 थे, ठीक है। फिर 1,82,000 हुआ 2014 में, 1,84,000 हुआ 2015 में, 1,85,000 हुआ 2016 में और 1,87,000 हुआ 2017 में, ठीक है। तो ये कुछ दिया हुआ है इसमें, तो ये आपको खुद ही पढ़ लेना है। फिर उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें कि डू यू थिंक द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज इज एडिक्वेट फॉर इंडिया, इफ़ नॉट वाई। तो ये बोल रहा है कि क्या आप ये समझते हो कि मतलब जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं और जो नर्सेज बढ़ रही है इंडिया में वो पर्याप्त है क्या, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बोल रहा है। व्हाट अदर फैसिलिटीज़ वुड यू लाइक टू प्रोवाइड इन हॉस्पिटल, और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आप जो है वो हॉस्पिटल में प्रोवाइड करना चाह रहे हो, ये भी वो बोल रहा है। फिर डिस्कस अबाउट द हॉस्पिटल यू हैव विजिटेड। फिर वो बोल रहा है कि आप जो हॉस्पिटल में ट्रैवल कर रहे हो या फिर मतलब विजिट की हो उसकी क्या क्या कंडीशंस थी वो डिस्कस करो, बोल रहा है। कैन यू ड्रॉ अ ग्राफ यूजिंग दिस टेबल। फिर वो बोल रहा है कि क्या आप ये टेबल को यूज़ करके ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वो बोल रहे हैं।
फिर ये बोल रहा है देयर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन दिस बेसिक फैसिलिटीज. देयर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री एंड 301 डेंटल कॉलेजेस. जस्ट 4 स्टेट्स आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस. तो ये बोल रहा है कि ऐसी बहुत सारी प्लेसेस है, ऐसी बहुत सारी जगह है इंडिया में जहाँ पर जो है कुछ भी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं रहती है. लगभग 381 मेडिकल कॉलेजेस है अभी इंडिया में बोल रहा है, ठीक है. और डेंटल कॉलेजेस मतलब जो दांत के बारे में जो जहाँ पर पढ़ाया जाता है वो है 301 कॉलेजेस. और सिर्फ 4 स्टेट्स ऐसी जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस है. फिर ये एक्टिविटी दी हुई है तो ये आपको बेटा परफॉर्म करना है, ठीक है. और बाकी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट. कल से फिर पढ़ेंगे. थैंक यू.